तो लास्ट क्लास में बेसिकली अपन ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ वर्क के एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। आज आते हैं एनर्जी वाले पार्ट्स में। तो उसमें भी फर्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी। मालूम है आपको कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब अलग अलग बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। सबकी कैपेसिटी अपना होती है, सबकी एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्क करते हैं। अब जैसे किसी कैपेसिटी होती है कि भाई कंटिन्यूअस वो 5 घंटे भी बैठ के पढ़ाई कर ले, नहीं उठेगा। 5 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद ही उठेगा। और किसी को एक 1 घंटे में अगर उसको बोले तो 10 बार तो ब्रेक लेगा वो, बिना 10 बार 1 घंटे में 10 बार ब्रेक लेगा। मतलब ओवरऑल 1 घंटे में वो 10 मिनट या 15 मिनट ही पढ़ाई करे, बाकी तो फिर तो वही जाने। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सभी लोग वर्क करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ। मतलब उसकी एनर्जी इतनी है वर्क करने की, उससे ज्यादा वो वर्क कर ही नहीं सकता। A moving vehicle possesses energy since it does work against friction and air resistance before coming to rest after the engine is switched off. मतलब this is the also the energy work है। अगर मान लिया कि आप गाड़ी अगर एक हवा अगर बहुत कम चल रही है, अगर उसमें अगर आप गाड़ियां चलाओ और कहीं ना कहीं अगर हवा बहुत ज्यादा तेज है, अगर उसमें गाड़ियां चलाओ तो कहीं ना कहीं वर्क, जब हवा विंड बहुत ज्यादा ब्लो कर रहा है तो उस केस में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा व्हीकल को इनकम्पेरेटिवली टू, माने जब हवा बंद है या बहुत कम हवा चल रही है। सेकंड है वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हैज एनर्जी सिंस इट कैन रन द टरबाइन व्हेन द वाटर फ्लो डाउन द टरबाइन्स। अब जितने भी यहाँ पर पावर प्लांट्स होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें देखो डैम बना के वाटर को स्टोर करते हैं और उस वाटर के थ्रू अपन क्या करते हैं, टरबाइन को रन करवाते हैं। और जब टरबाइन रन होता है तो उस टरबाइन से जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, देन फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। इसमें भी आपका वाटर में भी एनर्जी है, वाटर एनर्जी, जिसके थ्रू अपन टरबाइन को रन कराते हैं। In mechanics, we are interested in mechanical energy. A body possesses mechanical energy in 2 different forms. अब क्योंकि फिजिक्स है, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें अपन केवल बात क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। और तो मैकेनिकल एनर्जी देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी और सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv²। That means फॉर्मूले से क्या इंफॉर्मेशन निकला, काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोशन, मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा। और इसमें जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ρgh या mgh, आप जो भी बोल रहे हैं। तो इस पे बेसिकली रो और जी तो कांस्टेंट होता है, mg कांस्टेंट होता है, तो एक इस पे डिपेंड करता है, h पे डिपेंड करता है। तो डेट मीन्स इसको जैसे ही हाइट मिलेगा, कितने भी हाइट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 मीटर 10 फीट जो भी हो, जैसे इसको हाइट मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली हाइट पे डिपेंड करता है। और काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं 1 बाय 1 दोनों एनर्जी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अभी मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है, मोशन के कारण होता है। अगर किसी भी बॉडी में अगर मोशन हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा। और काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क हुआ उस हिसाब से उसमें एनर्जी होगा। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क दैट द बॉडी कैन डू अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब कि वर्क के अगेंस्ट बॉडी कैन डू अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क कर रहा है कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले कोई भी बॉडी जितना वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ए व्हीकल इन मोशन, आप गाड़ी घर से लेके निकले और किसी जगह जाना है
तो आप गाड़ी लेके निकले और कहीं आपको पहुंचना है तो घर से लेके निकले और जहां तक आप पहुंचे, जहां पहुंच के आप गाड़ी को स्टॉप कर दे, तो ये जो हुआ ना पूरा आपका बीच का, दैट इज कॉल्ड वर्क। अ सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट जब तक अर्थ की पूरी राउंड, पूरे चक्कर नहीं लगा लेता, पूरे चक्कर जितना लगाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्क। A bullet fired from gun, this is also called work. Water flowing along a river, this is also called work and in the form of energy. अब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशंस देखते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। इसके लिए क्या करते हैं, एम मास का एक बॉडी ले लेते हैं, उसको वी वेलोसिटी से आप मूव करवाओ। अ यूनिफॉर्म फोर्स अपोजिट्स द मोशन टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन डिस्प्लेसमेंट एस। अब उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि इस डिस्प्लेसमेंट के बाद वो बॉडी क्या हो जाएगा, आपका रेस्ट में चला जाएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट के बाद बॉडी रेस्ट में चला जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो आपका जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए हो गया। तो इक्वेशंस लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ मैंने लिखा था कि s डिस्प्लेसमेंट के बाद बॉडी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो v तो जीरो हो गया और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, v है, और एक्सेलरेशन क्या है, a है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2s। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो पीछे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो निकाला ना, वो यहाँ पर पुट अप कर देंगे। क्या निकाला था एक्सेलरेशन की वैल्यू, माइनस वी स्क्वायर बाय 2s, यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब चूंकि माइनस साइन है ना, मतलब दिस इज द अपोजिंग फोर्स। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है, एवरी एक्शन के अपोजिट रिएक्शंस होगा, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी माइनस एफ। अब यहाँ जो निकाला ये वैल्यूज यहाँ पर पुट अप कर देंगे, ये वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय 2s। और वर्क डन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स निकाला उसकी वैल्यू यहाँ रख दिया, यहाँ एस से एस कैंसिल आउट, तो वर्क का हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क मालूम है, वर्क इज द इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपके काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया कि ये फॉर्मूला आता कैसे। अभी तक तो आप तो याद करके रखते हो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, कैसे आया ये मैंने आपको आज बता दिया इसमें। अब रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच रिलेशंस देखते हैं। अब जैसे m मास का बॉडी है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये ऑलरेडी मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब दोनों को आपस में कोरिलेट करते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट से निकालूंगा तो फर्स्ट से v बराबर क्या हो जाएगा, पी एम, नीचे आ जाएगा p अपॉन एम। अब इस v की वैल्यू कहाँ रख दो आप, सेकंड में पुटअप कर दो, ये पुटअप कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ पी स्क्वायर बाय एम, क्योंकि एक एम से एक एम कैंसिल आ, तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम में आपका रिलेशन हुआ। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट 2me, हर 11th के एग्जाम से तो है ही है, और जो जेई नीट वाले हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे वो पूछते हैं। तो मोमेंटम बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2me, पी इज द मोमेंटम, एम इज द मास, और ई को क्या बोलेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब याद रखना। तो ऊपर रिलेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विथ और विदाउट हैविंग मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। मतलब किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा विदाउट हैविंग मोमेंटम, मतलब बिना मोमेंटम के किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा,
या बिना काइनेटिक एनर्जी का उसमें आपको क्या होगा, मोमेंटम नहीं होगा। मतलब दोनों वाइस वर्सा है, काइनेटिक एनर्जी के बिना मोमेंटम नहीं होगा और मोमेंटम के बिना आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। अब देखो कुछ नोट पॉइंट है। A bullet is fired from the gun. The momentum of bullet and gun are equal and opposite. कोई भी आप गन से अगर बुलेट फायर करते हो तो उसमें क्या होगा कि बुलेट का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटा, वो गन के इक्वल एंड अपोजिट्स होगा आपका। सेकंड नोट पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड और मोमेंटा आर इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। मतलब दो बॉडीज है, उसके अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आपका क्या है, आपका सेम है, तो वो किसका होगा, आपका मोमेंट आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास के इनवर्स रेशियो होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्स रेशियो एम के इनवर्स रेशियो हो जाएगा। तो डेट इज दो बॉडी की बात कर रहे हैं, जब उनका मोमेंटा और काइनेटिक एनर्जी सेम होते हैं, दिस द k1 अपॉन k2 अब इक्वल टू m2 अपॉन m1 हो जाएगा। And the kinetic energy of the bullet is greater than that of the gun. Obviously kinetic energy bullet का जो होगा ज्यादा होगा गन के कंपैरिजन में। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बताएं इसका क्या होगा आंसर। Heavier ball has greater momentum. सही है, हेवियर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम। अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फाइनल एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल बाय ए नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल के द्वारा वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे जो वर्क हो रहा है बाय ए नेट फोर्स, उस पे जो नेट फोर्स होगा तो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब मान लेते हैं कि m मास का कोई पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज m मास का है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, f फोर्स लग रहा है। व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स f इज एक्टिंग इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे ही फोर्स लगाओगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, आपका यहाँ पर आ गया। कितने डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका s डिस्प्लेसमेंट हुआ, s डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया आपका, v हो गया आपका। तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह पर क्या रख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। और वर्क का एक और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब वर्क डन बराबर क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों वैल्यू रखेंगे, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का डिफरेंस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है, हेंस थ्योरम इज प्रूफ। तो इस तरीके से आपका वर्क एनर्जी थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या करें, कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी मास m का, m मास के बॉडी का, अपन ने वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय वेरिएबल फोर्स, उस पर वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब वेरिएबल फोर्स मतलब एवरी इंस्टेंट पे फोर्स आपका चेंज हो रहा है। अब एवरी इंस्टेंट पे फोर्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं v, तो एट एनी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, मोमेंटम अपॉन मास m, या काइनेटिक एनर्जी बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर लिख दे, सबसे अच्छा, इससे करने से अच्छा है हाफ एम बी स्क्वायर लिख दे। और इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे डी की बाई डी टी, तो हाफ एम और वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v dv बाई dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया आपका m dv बाई dt इंटू
v हो गया, दिस इज m dv बाय dt इंटू v हो गया। और dv बाय dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और इस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v को क्या लिख सकते हैं आप? dx बाय dt। तो यहाँ v को क्या लिख दिया? dx बाय dt लिख दिया। अब दूसरा तरीका क्या है आपका? यहाँ एक सेकंड, ये आपके आया था dk बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ma dx बाय dt आया। और dk बाय dt क्या आ जाएगा? m a dx बाय dt आया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं काइनेटिक और फोर्स, और ma को क्या लिख देंगे आपका? दिस इज dk बाय dt, और m हो गया आपका फोर्स हो गया dx बाय dt। तो dt से तो dt गया, तो dk बराबर f dx है। खैर इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? आप इंटीग्रेट कर दिए, इसको यहाँ आप इंटीग्रेट कर दे। तो इंटीग्रेट कर दिए तो डी की लिमिट क्या रखा? के आई, मतलब के इनिशियल से के फाइनल, पोजीशन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो डी के का इंटीग्रेशन के हो जाएगा, दिस इज के आई के एफ, और एफ डी एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा एक्स आई और एक्स एफ। लिमिट रख दे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के एफ माइनस के हो जाएगा। और यहाँ भी dx का इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क में अगर चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी में भी आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसको जैसे मैंने उधर लिखा ना, एफ लिखा और यहाँ मैंने लिमिट रख दिया एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो दिस इज एफ एक्स आई और माइनस एफ, दिस इज एक्स एफ और एक्स एफ एक्स आई। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हो गया फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो वर्क में चेंज होगा, और वर्क में चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में आपका चेंज होगा। कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। क्या कह रहा है कि दिस थ्योरम इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू ए सिंगल पार्टिकल बट आल्सो फॉर ए सिस्टम। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम केवल सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं एप्लीकेबल है, पूरे सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है। सेकंड है व्हेन इट इज अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ टू और मोर पार्टिकल। मान लिया किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक पार्टिकल्स है और इस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो the change in kinetic energy of the system is equal to the work done on the system by the external as well as internal forces। मतलब सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होगा किसके बराबर होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर होगा। थर्ड नोट पॉइंट है वर्क एनर्जी थ्योरम इज आल्सो एप्लीकेबल टू ए सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम आपका वेरिएबल फोर्स के लिए भी अप्लाई है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी अप्लाई है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। वर्क थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट एप्लीकेशन है कि द पार्टिकल एम मास का पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अप, एम मास का पार्टिकल उसको ऊपर की तरफ फेंको, किस स्पीड से? यू स्पीड से। तो नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शंस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट। मतलब आपको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, मतलब एयर के फ्लो को कंसीडर नहीं करना है। तो उस केस में क्या होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल इसके बड़ा मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। सेकंड एप्लीकेशन है इसका कि आपका क्या कह रहा है कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m स्लाइड डाउन ए फ्रिक्शनलेस स्मूथ इंक्लाइन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। मान लें कोई फ्रिक्शनलेस स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है, थीटा एंगल से इंक्लाइन है, फ्रिक्शनलेस है, उस पर फ्रिक्शन नहीं है,
और उस पे m मास की बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। इफ h इज द हाइट ऑफ द इंक्लाइन, डायग्राम में दिया हुआ h हाइट है, द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी रीचेज एट बॉटम टू द इंक्लाइन में v वेलोसिटी से रीच करेगा। इस केस में वर्क क्या हो जाएगा आपका mgh, अभी मैंने बताया था अगर हाइट हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और एक किसके होगा, हाफ mv², मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल, क्योंकि इनिशियल तो होगा नहीं ना, रेस्ट में है, वेलोसिटी नहीं है तो एनर्जी नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनल हाफ mv² के बराबर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हाफ हो जाएगा तो ये 2 इधर चला गया, m से m गया तो 2gh, v² बराबर 2gh, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ, √2gh के बराबर हो जाएगा। थर्ड एप्लीकेशन है इसके, a bullet of mass moving with velocity v stops a wooden block after penetrating through a distance x if the f is the resistance offered by the block to the bullet। एक आप वुड का कार्डबोर्ड लें और उस पे गन से फायर करें, तो दिया हुआ कि बुलेट जो है इस वुड को कहाँ तक पेनेट्रेट किया, x तक पेनेट्रेट किया। इसके बाद अब पेनेट्रेशन, इसके बाद नहीं, इसके बाद यहाँ पर स्थिर हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क क्या होगा बुलेट के थ्रू, फाइनल माइनस इनिशियल। अब वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में, तो माइनस एफ के एक्स। अब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पर बुलेट जाके रुक गया। फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल हाफ mv²। अब दोनों को सॉल्व कर लें, इससे F इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू काइनेटिक फोर्स के बराबर होगा, मतलब F के क्या हो गया, हाफ mv² बाय x। कैसे, ए निगेटिव से निगेटिव गया और ये आपका एफ एक्स क्या हो गया, नीचे आ गया, ये फॉर्मूलाज हो गया। फोर्थ एप्लीकेशन है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम्स का। फोर्थ एप्लीकेशन में क्या कह रहा है कि if a bullet of mass m is fired horizontally with velocity v से horizontally fired किया यहाँ, which strike a wooden block of mass m, mass का wooden block हो उसके स्ट्राइक किया, suspended vertically, if the bullet is embedded on the block the height h2v system would be rise। मतलब एक वुडन ब्लॉक को एक थ्रेड से बांध के रख दिया और इसको बुलेट से फायर किया, m मास का बुलेट है, v वेलोसिटी से फायर किया और इस वुडन ब्लॉक के मास है कैपिटल M। अब जैसे बुलेट इस पे फायर किया, इम्बेडेड हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, मतलब ये h हाइट तक ऊपर चला गया। तो अब चूंकि ये बुलेट इस पे स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी v चेंज होके v से v1 हो गया। तो इस केस में वर्क क्या होगा वो अपन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो फाइनल इनिशियल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी और फाइनल m प्लस m v1। तो इससे क्या निकाल लिया, v1 निकाल लिया। v1 इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बुलेट ब्लॉक सिस्टम्स। v1 जब बुलेट जो है ब्लॉक को जो स्ट्राइक किया तो उस समय की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब अप्लाई कर दे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क तो ए हो गया, इस क्योंकि बुलेट जब स्ट्राइक किया और h हाइट से ऊपर गया तब की वर्क की बात कर रहे हैं। तो mgh हो गया और m क्या हो गया, टोटल मास, मतलब बुलेट प्लस वुडन ब्लॉक की मास की बात कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी तो कर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद ऊपर जाके स्टेशनरी हो गया। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। v1 क्या हो रहा है, जब गन जो है बुलेट जो है जब वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक कर रहा उस समय की वेलोसिटी बात कर रहे हैं, और मास टोटल मास ले रहे हैं। m प्लस m से m प्लस m कैंसिल आउट, माइनस से माइनस गया, तो यहाँ v1² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh। तो v1 इक्वल टू √2gh। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं h, और इससे आप चाहे तो आप हाइट भी निकाल लें। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशंस। क्या होगा इसका आंसर, फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन, काइनेटिक। ठीक है।
तो ये मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का पार्ट आज आपका एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी